देखिए, इस देश में एक बहुत पुरानी और खतरनाक आदत है। जैसे कोई बड़ी डील होती है, हम सबसे पहले ये तय कर लेते हैं कि जश्न मनाना है या मातम, और उसके बाद कभी कभार ये सोचते हैं कि असल में हुआ क्या है। मतलब पहले ढोल बजेंगे, फटाके फूटेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगेंगे, फिर किसी को याद आएगा कि अरे हाँ, दूल्हा कौन था ये भी देख लेते हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। टीवी खोलिए तो कोई एंकर छाती पीट पीट कर कह रहा है कि ऐतिहासिक जीत है। फोन खोलिए तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैसेज आ रहे हैं कि मोदी जी ने बाजी मार ली। ट्विटर खोलिए तो ट्रेंड चल रहा है कि देश बिक गया, और इस पूरे शोर में जो आवाज सबसे ज्यादा डूब गई वो है आम आदमी की आवाज, जो बस इतना पूछ रहा है कि भाई इस डील से मेरी जिंदगी में क्या बदलेगा, पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा, नौकरी बचेगी या जाएगी, किसान खुश होगा या और परेशान, और जो खर्च आज चल रहा है वो अगले साल और बढ़ेगा या नहीं। असल दिक्कत यह है कि हमने राजनीति को एक फाइनल मैच बना दिया। एक टीम जीती, दूसरी हारी, और जनता का काम बस ताली बजाना या गाली देना रह गया। लेकिन ट्रेड डील क्रिकेट मैच नहीं होती, ये 5 ओवर का खेल नहीं है, ये टेस्ट मैच भी नहीं है, ये तो पूरी पीढ़ी चलने वाली मैराथन होती है। इसका असर आज नहीं दिखता, इसका असर 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद सामने आता है। इसलिए जब सरकार कहती है कि 50% टैरिफ लगने वाला था और हमने उसे 18% पर ला दिया, तो पहली नजर में सुनकर अच्छा लगता है, क्योंकि 50 से 18 आना वाकई बड़ी राहत है जैसा लगता है। लेकिन यहीं पर आम आदमी को रुक कर पूछने की जरूरत है कि 50 आया कहां से, 18 आया कैसे, और इस कटौती के बदले में हमने क्या दिया। क्योंकि दुनिया में कोई भी देश, खासकर अमेरिका जैसा देश, यूं ही किसी को डिस्काउंट नहीं देता। अब इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार है डोनाल्ड ट्रंप। और ट्रंप राजनीति में ऐसे इंसान है कि अगर वो गुड मॉर्निंग भी बोल दे तो लोग 2 बार सोचते हैं कि इसमें कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है। ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ की, डील का जिक्र किया, और भारत में बहुत से लोगों ने मान लिया कि अगर तारीफ हुई है तो डील शानदार ही होगी। इस सवाल यह है कि ट्रंप तारीफ किस लिए करते हैं। यही ट्रंप है जिन्होंने कल तक भारत को डेड इकोनॉमी कहा, यही ट्रंप है जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया, और दुनिया में अगले दिन देखा कि युद्ध और तेज हो गया। मतलब ट्रंप की बात को बिना सवाल किए सच मान लेना ऐसा ही है जैसे चुनाव से पहले नेताओं के वादों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना। अब ट्रंप का सबसे बड़ा दावा यह है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ये एक लाइन सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसके पीछे पूरी दुनिया की राजनीति छुपी। तेल सिर्फ ईंधन नहीं होता, तेल रिश्ते तय करता, तेल दोस्ती तय करता, और कई बार दुश्मनी भी तय करता है। रूस भारत का सिर्फ एक सप्लायर नहीं है, रूस वो देश रहा है जो तब भी भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। रूस से भारत को सस्ता तेल मिला, पेमेंट में लचीलापन मिला, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने उंगली उठाकर यह तक नहीं पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अब अगर भारत रूस से तेल कम करता है या बंद करता है तो सवाल यह कि विकल्प क्या है। ट्रंप कहते हैं अमेरिका और वेनेजुला, और यहीं पर कहानी थोड़ी व्यंग्यात्मक हो जाती है, क्योंकि वेनेजुला वही देश है जिसके तेल पर अमेरिका ने सालों तक पाबंदी लगाई थी। अब वही तेल भारत के लिए विकल्प बन रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये डील सिर्फ भारत की मजबूरी नहीं है, अमेरिका की भी जरूरत है। अमेरिका के पास तेल है, उसे बड़ा ग्राहक चाहिए, और भारत जैसा बड़ा बाजार हर देश के लिए सोने की खान होता है। लेकिन फर्क यहीं से शुरू होता है। रूस का तेल पास था, सस्ता था, पेमेंट में फ्लेक्सिबल था। अमेरिका का तेल 7 समंदर पार से आएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और पूरा भुगतान डॉलर में होगा। जैसे डॉलर की मांग बढ़ेगी, रुपया दबाव में आएगा, तो रुपया कमजोर होगा तो विदेश जाना महंगा, विदेश में पढ़ाई महंगी, और जो सामान बाहर से आता है वो देश में भी महंगा। यानी हो सकता है कि टीवी पर ये डील जीत जैसी दिखे, लेकिन रसोई में उसका असर धीरे धीरे हार जैसा महसूस हो। अब आते हैं टैरिफ पर, जिसे इस पूरी डील की सबसे बड़ी जीत बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगाने वाला था, जिसमें 25% सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। अब कहा जा रहा है कि टैरिफ 18% कर दिया गया। अगर सिर्फ 50 और 18 की तुलना करें तो ये वाकई बड़ी राहत लगती। 32% की कटौती, मतलब करीब 64% बोझ कम। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन असली सवाल यह है कि राहत कितने समय के लिए और किन शर्तों पर, क्योंकि अगर इसके बदले में भारत को 500 अरब डॉलर की खरीदारी करनी है तो ये बोझ कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब आम आदमी की भाषा में समझिए, अगर आयात तेजी से बढ़ा और निर्यात उसी रफ्तार से नहीं बढ़ा तो ट्रेड बैलेंस बिगड़ेगा। ट्रेड बैलेंस बिगड़ता है तो असर नौकरियों पर पड़ता है, निवेश पर पड़ता है, और महंगाई पर पड़ता है। ये असर एक झटके में नहीं दिखता, ये धीरे धीरे आता है, बिल्कुल वैसे जैसे शुरुआत में हल्का सा सिरदर्द होता है और बाद में पूरा शरीर टूटने लगता है। इस डील की एक बड़ी लेकिन कम चर्चा में रहने वाली जीत आईटी सेक्टर को माना जा रहा है। भारत की असली ताकत सामान नहीं, सेवाएं हैं। 280 अरब डॉलर का आईटी उद्योग इस समय वीजा की अनिश्चितता और ग्लोबल टेंशन से जूझ रहा है। अगर इस डील की वजह से H1B वीजा पर सख्ती नहीं होती तो करोड़ों भारतीय युवाओं की नौकरियां सुरक्षित रह सकती है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके साथ एक चुप सवाल भी खड़ा है, और वो है डेटा का सवाल। क्या नौकरियों को बचाने की कीमत डेटा की सुरक्षा में ढील के रूप में चुकाई जा रही है? आज की दुनिया में डेटा ही असली ताकत है, और इस पर कोई भी समझौता आने वाले कल में बहुत भारी पड़ सकता है। अब आते हैं मेक इन इंडिया पर, जो इस पूरी कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है। मेक इन इंडिया का सपना यही था कि भारत सिर्फ खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बनाने वाला देश बनेगा। छोटे उद्योग खड़े होंगे, स्टार्टअप्स आगे बढ़ेंगे, और विदेशी निर्भरता कम होगी। लेकिन अगर अमेरिकी लैपटॉप, गैजेट और मशीनें बहुत कम टैक्स पर भारत में आने लगी तो देसी कंपनियों के लिए मुकाबला बेहद मुश्किल हो जाएगा। जब सेम कीमत पर विदेशी ब्रांड और देशी ब्रांड खड़े होंगे तो ज्यादातर लोग भावनाओं से नहीं, फीचर्स और ब्रांड वैल्यू से फैसला करेंगे। और यही वो डर है जो मेक इन इंडिया को लेकर उठ रहा है।
और अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, जो है किसान और डेयरी। भारत की लगभग आधी आबादी खेती पर निर्भर है। अमेरिका में कॉर्पोरेट फार्मिंग है, जहां अरबों की सब्सिडी मिलती है। भारत में औसत किसान के पास 1 से 2 एकड़ जमीन है। अगर सस्ता अमेरिकी दूध, डेयरी प्रोडक्ट और प्रोसेस फूड भारत में आया तो गांव की अर्थव्यवस्था सीधे हिल जाएगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन सस्ता आयात आया तो सहकारी संस्थाएं और छोटे किसान टिक नहीं पाएंगे। अब तक भारत हर डील में एक लक्ष्मण रेखा खींचता आया, खेती और डेयरी पर कोई समझौता नहीं। यही कहा गया था, यही दोहराया गया था, लेकिन इस बार अमेरिका के कृषि मंत्री बोल रहे हैं, उनके अधिकारी दावे कर रहे हैं और भारत की तरफ से चुप्पी। और राजनीति में चुप्पी अक्सर सवालों को जन्म देती है। हाँ, भारत के पास नॉन टेरिफ बैरियर है, BIS और FCI जैसे नियम है जिनके जरिए खराब या गैर मानक सामान को रोका जा सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दबाव में ये दीवारें उतनी ही मजबूत रहेंगी? अब जरा एक आखिरी सवाल खुद से पूछिए, क्या किसी भी डील को सिर्फ जीत या हार के फ्रेम में देखना सही है, या फिर उसे एक लंबी प्रक्रिया के तौर पर देखना चाहिए, जहां हर फैसले का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है? सरकारें बदल जाती है, नेता बदल जाते हैं, लेकिन डील की शर्तें समाज के साथ रहती है। आज जो फैसला रणनीतिक समझदारी लगता है, वो कल बोझ भी बन सकता है, और कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है। शायद इसलिए सबसे सही रास्ता यही है कि इस डील को ना आग बंद करके सेलिब्रेट किया जाए, ना आग बंद करके कोसा जाए। इसे समझा जाए, इसके हर पहलू पर सवाल पूछा जाए और जवाब मांगे जाए। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज सवाल पूछना नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती बिना समझे तालियां बजाना। अब सच में आपकी बारी है, आपको क्या लगता है, ये डील भारत के लिए एक स्मार्ट समझौता है या एक मजबूरी में लिया गया जोखिम? क्या इसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा या नहीं? क्या मेक इन इंडिया मजबूत होगा या दबाव में आएगा? कमेंट में खुलकर लिखिए, क्योंकि आपकी राय सिर्फ एक कमेंट नहीं है, वो इस देश की सबसे जरूरी आवाज है। वीडियो अगर आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप भी मानते हैं कि राजनीति को समझना उतना ही जरूरी है जितना उसे देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सवाल पूछना अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।